हेलो फ्रेंड्स, हम अधिगम पढ़ रहे थे। आज हम अधिगम के भाग 6 के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अधिगम स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो रॉबर्ट एम गेने द्वारा दिया गया था, जिसे हम अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जो अष्टपदीय सोपान की का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अधिगम के 8 स्तर या 8 प्रकार बताए हैं और ये पिरामिड के रूप में होते हैं जो सरल से कठिन के रूप में जमे हुए हैं। अगर हम इनको एक डायग्राम यानी कि एक पिरामिड के रूप में देखें तो इसमें सबसे नीचे जो स्तर है, सबसे निम्न स्तर है, वो संकेत अधिगम स्तर है। उसके बाद में दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर और तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर। ध्यान रखें, ये तीनों ही अधिगम स्तर निम्न स्तर के माने जाते हैं जो मानव व पशु दोनों में दर्शनीय होते हैं, यानी कि इनका व्यवहार मानव व पशु दोनों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगर हम चौथा देखें तो शाब्दिक अधिगम स्तर, पांचवा है बहुविवेदनात्मक अधिगम स्तर, छठा है संप्रत्यय अधिगम स्तर और सातवां है सिद्धांत अधिगम स्तर तथा अंतिम तथा उच्च अधिगम स्तर है, इसका नाम है समस्या समाधान अधिगम स्तर। अधिगम स्तर 4 से लेकर 8 तक के अधिगम स्तर उच्च स्तर के माने जाते हैं और इनका व्यवहार केवल मानव द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब इन्हीं सभी अधिगम स्तरों के बारे में डिटेल से देखें तो पहला है अधिगम स्तर यानी कि संकेत अधिगम स्तर। इसके बारे में देखें तो इसमें अधिगम का मुख्य आधार संकेत होता है, यानी कि यहाँ उद्दीपक के रूप में संकेत होता है। अर्थात ये पावलोव के शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि एस टाइप थ्योरी से मिलता जुलता है। इसका महत्व देखें तो इसके द्वारा यांत्रिक आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अब देखते हैं, अगला है अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर। तो यह है थॉर्नडाइक के एसआर टाइप थ्योरी से मिलता जुलता है ये अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर। तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर, इसे क्रमित अधिगम स्तर भी कहते हैं और इसे एडविन रे गुथरी द्वारा दिया गया है। इसमें विषय वस्तु को श्रृंखला या क्रमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात अधिगम श्रृंखला के रूप में होता है। अगला है शाब्दिक अधिगम स्तर। इसमें शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन शब्दों यानी कि वर्णों द्वारा हो सकता है। शब्दों द्वारा भी हो सकता है, वर्णों द्वारा भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है। अब यहाँ पर सांस्कृतिक शब्द लगने से राजधानी चेंज हो जाती है, नहीं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है परंतु सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है। उसी प्रकार शाब्दिक अधिगम के अन्य शब्दों की बात करें तो पाठ्यक्रम, पुस्तकें, रटना, स्मरण आदि शाब्दिक अधिगम के अन्य शब्द हैं। अगला है बहुविवेदनात्मक अधिगम स्तर। इसमें 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर किया जाता है, जैसे कनक और कनक, जिसमें पहला कनक है जिसका अर्थ होता है धतूरा, तो दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, यानी कि 2 उद्दीपकों में अंतर करना। अगला है संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय का अर्थ है मस्तिष्क में बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि मस्तिष्क में बनने वाला चित्र। इसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि एक वाक्य है कि 100 डिग्री पर उबलता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ जल त्वचा को जला देता है। अब हमने उसमें टेस्ट तो नहीं किया कि जला देता है, परंतु 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ, इस उबलते हुए शब्द से ही हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब यानी कि एक चित्र बन जाता है कि हम इसमें हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, यानी कि त्वचा को जला देगा। तो ये मस्तिष्क में संप्रत्यय बनता है, यानी मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, वही संप्रत्यय कहलाता है। अगला है सिद्धांत अधिगम स्तर। तो इस अधिगम में हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात करें तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे गिरती है, अर्थात ये अधिगम स्तर सिद्धांतों से संबंधित है। अंतिम है समस्या समाधान अधिगम स्तर। ये मानव में सर्वाधिक होता है और ये मानव में बुद्धि, चिंतन और मानसिक शक्तियों द्वारा होता है। आइए अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या अनुभव या प्रशिक्षण को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वह अधिगम स्थानांतरण होता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि सहसंबंध व स्थानांतरण अलग अलग होते हैं। सहसंबंध 2 में अंतर करना सीखना होता है, जैसे कि शेर जो गुरु शिखर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, तो यहाँ पर 1597 मीटर के साथ सहसंबंध किसका ले सकते हैं हम, महाराणा प्रताप का जन्म भी 1597 ईस्वी में हुआ था, तो ये कहलाता है सहसंबंध। और स्थानांतरण तो
आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के प्रकार देखें तो पहला है सकारात्मक अधिगम अंतरण यानी कि स्थानांतरण। तो सकारात्मक अधिगम अंतरण की बात करें तो यदि ए परिस्थिति में किया गया काम बी परिस्थिति में सहायता करे यानी कि उसमें लाभ हो तो वो सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे हिंदी लिपि सीखने के पश्चात संस्कृत की लिपि आसानी से सीखी जा सकती है, क्योंकि हिंदी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, उसी प्रकार संस्कृत भी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण की बात करें तो अगर हम साइकिल सीख चुके हैं तो मोटरसाइकिल चलाने में आसानी होती है, यानी कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। अगला है नकारात्मक अधिगम अंतरण, यानी कि अगर एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हानि पहुंचाए या फिर भ्रम उत्पन्न करे या फिर सहायता न करे तो उसे नकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे इंग्लिश व संस्कृत या फिर हिंदी और संस्कृत की बात करें तो अगर इनको हम लिंग के परिप्रेक्ष्य यानी कि जेंडर के रूप में देखें तो हिंदी व इंग्लिश में 2 लिंग होते हैं, परंतु अगर किसी ने हिंदी व इंग्लिश सीखने के पश्चात संस्कृत में देखा तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जो उसमें कोई मदद नहीं होती है संस्कृत में हिंदी के द्वारा, इसलिए ये नकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाता है। अन्य उदाहरण देखें तो भारत का ड्राइवर व अमेरिका का ड्राइवर। भारत में गाड़ी अलग साइड से चलाई जाती है जबकि विदेशों में या अमेरिका में अलग साइड से गाड़ी चलाई जाती है, इसलिए भारत का ड्राइवर होने के बाद भी अमेरिका के ड्राइवर यानी कि अमेरिका में गाड़ी चलाने में कोई मदद नहीं हो पाती है। अगला है शून्य अधिगम अंतरण, यानी कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में शून्य प्रभाव उत्पन्न करे, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है, एक तरह से कोई सहायता न करे, कोई शून्य प्रभाव एक तरह से देख सकते हैं हम। यानी कि अंग्रेजी में सीखा हुआ ज्ञान गणित में कोई काम नहीं आता है। अगर किसी को कबीर के दोहे आते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसे रहीम के दोहे भी आए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बल्लेबाज यानी कि अगर बल्लेबाज बल्लेबाजी सीखता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे गेंदबाजी भी आए। आइए अब देखते हैं सकारात्मक अधिगम अंतरण के अन्य प्रकार। तो सकारात्मक अधिगम अंतरण के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है समान या क्षैतिज अंतरण। इसके बारे में देखें तो एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करे तो वह क्षैतिज अंतरण होता है। जैसे सरल जोड़ बाकी गुणा भाग मदद करते हैं, किसमें? हासिल वाले जोड़ गुणा भाग व घटाव में मदद करते हैं, तो ये एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा समान या क्षैतिज अंतरण। अगला है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, यानी कि यदि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे तो वह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। जैसे बीजगणित रेखागणित में मदद करती है और राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन में मदद करती है। अगला प्रकार है द्विपार्श्वीय अंतरण, यानी कि यदि दोनों हाथों के कौशल एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जैसे दाहिने हाथ से लिखना और बाहिने हाथ से लिखना बराबर होता है, यानी कि सेम लिखावट आती है, बिल्कुल समान लिखावट आती है, तो ये द्विपार्श्वीय अंतरण कहा जा सकता है। आइए अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के कुछ नियमों के बारे में, जिसमें पहला नियम है मानसिक शक्तियों का नियम। यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन नियम है जो चिंतन, बुद्धि, सोच व विचारधारा के द्वारा होता है। अगला नियम है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, जो औपचारिक रूप से मानसिक शक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है इस नियम में। अगला नियम है समान तत्वों का नियम, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था, और इसमें एक विषय वस्तु से दूसरी विषय वस्तु को देखते हैं तो वह समानता पर आधारित होती है, इसीलिए इसे समान तत्वों का नियम कहा जाता है। अगला नियम है सामान्यकरण का नियम, जो C.H. जड़ द्वारा दिया गया था। इसमें विषय वस्तु का सामान्यकरण किया जाता है। और 5वां नियम है समान और विशिष्ट तत्वों का नियम, जिसे स्पीयरमैन ने दिया था। साथ ही स्पीयरमैन ने इसमें समान तत्वों की संख्या 5 बताई है तथा विशिष्ट तत्वों की संख्या भी 5 बताई है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।